डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के। इसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स की बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व है और पिछले कुछ समय से या कहीं हम पिछले कुछ दशकों से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का काफ़ी महत्व बढ़ा है। तो आइए अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण से हमारा अभिप्राय उन सभी बाहरी परिस्थितियों एवं प्रभावों के समूह से है जो जीवन को प्रभावित करते हैं तथा जिनके कारण इस धरती पर जीवों का विकास एवं जीवित रहना संभव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी बाहरी परिस्थितियां और प्रभावों का समूह है जो हमारे जीवन को न सिर्फ प्रभावित करते हैं बल्कि जिसके कारण इस धरती पर जो जीव हैं उनका विकास और उनका जीना संभव हो पाता है। तो वर्तमान समय में पर्यावरण और अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो इसको हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और यह अर्थशास्त्र की एक नई और विकासशील ब्रांच के रूप में जानी जाती है। तो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से पर्यावरण पर पड़ने वाले अर्थशास्त्र के प्रभाव से, ध्यान रहे कि पर्यावरण पर पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के प्रभाव से और पर्यावरण के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं कि पर्यावरण पर और पर्यावरण के अर्थव्यवस्था पर जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उसका हम पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और आर्थिक क्रिया का नियमन करने के उस उपयुक्त उपाय से भी है अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का संबंध, जिसके द्वारा एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और जो अन्य सामाजिक पदार्थ हैं उनके बीच संतुलन व्यवस्था को प्राप्त किया जा सके। तो इस पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की सहायता से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या अदर जो सोशल गुड्स हैं उनके बीच किस प्रकार से हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो यदि हम इसको इस रूप में कहें कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के प्रति हमारा दृष्टिकोण यदि सजग नहीं होगा तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे जो संसाधन है वो समाप्ति की ओर होंगे और जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसकी समस्या बन जाएगी, जो पर्यावरण अवनति है उसकी समस्या आन खड़ी होगी। और उसके समाधान के लिए जो आर्थिक प्रणाली है उसके हमें कई अन्य मार्ग और उपाय ढूंढने होंगे। तो इसलिए हमें पर्यावरण की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है और अर्थव्यवस्था उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको जानने की हमें जरूरत है। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इलस्ट्रेटेड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय उन भौतिक घेराव, दशाओं, परिस्थितियों आदि से है जिसमें कोई व्यक्ति रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट क्या है, फिजिकल सराउंडिंग्स, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस एक्सेट्रा इन विच ए पर्सन लिव, जिसमें एक व्यक्ति रहता है और उसके सराउंडिंग्स में, उसकी सर्कमस्टेंसेस में जो कंडीशंस हैं उन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। एक और डेफिनेशन यदि हम यहाँ कोट करें तो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो पर्यावरण है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि को तथा जल, वायु, भूमि, मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तथा जो संपत्ति में पाए जाने वाले अंतर संबंध को शामिल किया जाता है। तो हमने किसको शामिल किया एनवायरनमेंट में, इसमें इंक्लूड किया वाटर, एयर, लैंड and interrelation between all these water, air, land, human beings and other creatures, plants, microorganisms and property। तो इन सब के बीच क्या इंटर रिलेशन है उस सब को जो एक्सप्लेन करता है दैट इज एनवायरनमेंट। यहाँ हम एक और डेफिनेशन कोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्क, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस व्हिच सराउंड ए मैन एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। तो पर्यावरण उन परिस्थितियों का एक समूह है जो किसी स्थान पर किसी भी समय किसी मनुष्य को घेरे रहता है।
तो हमने क्या कहा है कि किसी स्थान पर किसी समय किसी भी मनुष्य को जो घेरे रहता है वो परिस्थितियों का समूह एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसको मुख्य रूप से यह दो तत्वों का समूह है। दो तत्व कौन से हैं? एबायोटिक एलिमेंट एंड बायोटिक एलिमेंट, भौतिक या अजैवीय और जैविक या जैवीय। तो ये दो तत्व है। तो जिसमें एबायोटिक एलिमेंट की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम शामिल करते हैं स्पेस, भूमि आकृति, जल समूह, समुद्र आदि, जलवायु, मिट्टी, चट्टानें, खनिज संपत्ति आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके विपरीत जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं उसमें न सिर्फ हम मनुष्यों को, जिसमें मनुष्यों के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार को भी शामिल किया जाता है, बल्कि सभी पौधे, जानवर, सभी प्रकार के जीव जंतुओं को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक दो तत्व एक न अलग होने वाला और इनकी परस्पर अंतरक्रिया ये आपस में निर्भर करती हैं और आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या कहा, मुख्य रूप से दो कंपोनेंट हैं किस किस को, और जिसमें हमने बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट कहा, और इसमें एक और तीसरा एलिमेंट शामिल होता है, उसको हम ऊर्जा, एनर्जी भी कहते हैं। इस प्रकार से जो पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स एंड द एनर्जी। तो हमारा जो जैवीय अजैवीय परिवेश तथा ऊर्जा सभी मिलकर हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आइए अब इस अर्थ और डेफिनेशन के आधार पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनवायरनमेंट की, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहली विशेषता है वो सम टोटल, कुल योग। तो किसी भी समय बिंदु पर किसी स्थान पर पर्यावरण उस स्थान के सभी सजीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कुल योग है। जैसा कि हमने मीनिंग और डेफिनेशन में बात की थी, इट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, तीन मूल घटक हैं। इसमें तीन हमने कौन कौन से शामिल किए थे? बायोम, हैबिटेट एंड एनर्जी, जिसमें हम जीवोम को और आवास को और ऊर्जा, किसी भी पर्यावरण संरचना के ये तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फिर अगली विशेषता है वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो पर्यावरण एक ऐसा उचित संगठित तंत्र है जिसमें परस्पर अंतर व्यवहार तथा उत्तम रूप से वेल इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिर इसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कहकर भी, कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं और उनके जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच एक जटिल अंतर व्यवहार पाया जाता है, इंटरेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि, मिट्टी, जलवायु आदि एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ पर्यावरण के विभिन्न घरों को, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य आदि को भी प्रभावित करते रहते हैं और उनसे स्वयं भी प्रभावित होते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम परफेक्ट फंक्शनिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो पर्यावरण एक पूर्ण क्रियान्वयन प्रणाली है जिसमें चक्रीय क्रिया प्रणाली यानी कि जल चक्र, ऊर्जा चक्र, जैविक भू रासायनिक चक्र आदि एक श्रृंखला के रूप में परस्पर संबंधित रहते हैं। फिर सोलर एनर्जी के रूप में भी हम इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी पर्यावरण का जो संपूर्ण तंत्र है उसको क्रियाशील करने के लिए सौर ऊर्जा एक आधारभूत शक्ति का स्रोत है। इसी प्रकार से ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम के लिए भी हम इसको कह सकते हैं कि पर्यावरण एक खुला तंत्र है जिसमें मैटर, द्रव्य और ऊर्जा का आगमन और बहिर्गमन यानी कि आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार से इसमें ऑन प्रोडक्शन, निजी उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं। पर्यावरण तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। यह जैव पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर को जन्म देती है, परंतु वो इसकी विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से हम एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर सकते हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर सकते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन।
तो इकोलॉजिकल बैलेंस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पर्यावरण तंत्र है आमतौर पर स्वयं उस समय तक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है जब तक कि इसके किसी एक या अधिक जो नियंत्रक फैक्टर हैं उनमें कोई रुकावट ना आ जाए। जब तक रुकावट नहीं आती है इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, और जब इसके फैक्टर्स में जो इसको रेगुलेट करने वाले या इसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें यदि वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो हो जाता है। तो ये सब हमने बात की जो डिफरेंट फीचर्स या हम इसको कहें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एनवायरनमेंट उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स आर एबायोटिक कंपोनेंट जिसको हम अजैवीय घटक कहते हैं, दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट जैवीय घटक, और तीसरा है कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऊर्जा घटक। तो ये 3 घटक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अब डिटेल में। तो पहला है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट से हमारा मतलब है कि जो समस्त पृथ्वी है उसकी ऊपरी और निचली सतह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजैविक घटक में जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें हमारे जो प्लेनेट है, प्लेनेट की जो ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह, निचली सतह है उससे है, और इसके 3 एलिमेंट होते हैं। तो ऊपर और नीचे को यदि हम मिलाएं तो इस प्रकार से हमारे पास 3 एलिमेंट आ जाते हैं। उनकी बात करते हैं हम, तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये हम बात कर रहे हैं अभी एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट के 3 एलिमेंट हैं, तो उनकी बात करते हैं। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर जिसको हम भूस्थल कहते हैं, फिर है जल स्थल हाइड्रोस्फेयर, एंड फिर है वातावरण एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूस्थल की। भूस्थल क्या है? तो ऊपर की मिट्टी जो टॉप सॉइल है या जिसको हम अर्थ कहते हैं, धरती के जो ठोस पदार्थ है, सॉलिड मैटर है, और भूमि के नीचे इसके सभी घटक जैसे खनिज पदार्थ व कच्चे धातु मेटेलिक जो होते हैं उनको हम भूस्थल कहते हैं। लिथोस्फेयर्स जिसको हम बोल रहे हैं भूस्थल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूमि की टॉप है, टॉप सॉइल से मतलब है ऊपर का जो है धरती का पार्ट है, और भूमि के नीचे के जो सभी घटक हैं उन सबको हम इसमें किस में शामिल करते हैं? भूस्थल में। फिर हम बात करते हैं जल स्थल की, हाइड्रोस्फेयर की। तो इसमें हम बात करते हैं समुद्र, नदियों, जलाशयों, झीलों और नमी वाली भूमि, इन सब को हम इसमें शामिल करते हैं जल स्थल में। इसके अलावा जो पहाड़ों पर बर्फ है, आइस एंड स्नो, उसको भी हम जल स्थल में शामिल करते हैं। फिर तीसरा इसमें जो एबायोटिक कंपोनेंट का एलिमेंट है दैट इज एटमॉस्फेयर। ये हमारे चारों ओर गैस का एक समिश्रण मिक्सचर होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भाप, वाटर वेपर और आदि होते हैं। इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 एलिमेंट हैं एबायोटिक कंपोनेंट के। 3 एलिमेंट कौन कौन से हुए? भूस्थल, जल स्थल और वातावरण। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जीवन के लिए भूमि, जल और वायु तीनों अति आवश्यक हैं। और भूमि की यदि हम बात करें तो सभी प्रकार के खाद्य और जो खनिज पदार्थों का जो एकमात्र स्रोत है वो हमारी सॉइल है, हमारी अर्थ है। दूसरा है एटमॉस्फेयर की जो हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक लाइफ है, ऑर्गेनिक लाइफ के लिए गैस का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। और तीसरी जो हम बात करते हैं समुद्र की, यानी कि हाइड्रोस्फेयर की, जल स्थल की, तो तरल जल जो लिक्विड वाटर है वो समुद्र है, वो मुख्य स्रोत है। और जिस क्षेत्र में ये तीनों तत्व किन की बात कर रहे हैं? भूमि, जल और वायु। जिस क्षेत्र में ये तीनों तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं वह क्षेत्र जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी, उपजाऊ और सुखकर हो सकता है। तो ये हमने पहले एलिमेंट की बात की जिसमें हमने
एबायोटिक कंपोनेंट की बात करी। अब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की, जैवीय घटक जिसकी बात कर रहे हैं। तो जैवीय घटक को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में, या डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जैवीय घटक के भी। तो जैवीय घटक के डिफरेंट एलिमेंट की हम बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट आता है वो प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे। तो ये मुख्य रूप से मिट्टी, पोषक, जल और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करते हैं। जो पहले एलिमेंट की बात की हमने बायोटिक कंपोनेंट के, दैट इज प्लांट्स। तो प्लांट्स किस पर निर्भर करते हैं? ये जो वो मिट्टी, पोषक है, जल है और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करते हैं। फिर दूसरा आता है एनिमल्स, जो जानवर, जीव जंतु हैं, उनकी बात करते हैं। इसमें सभी प्रकार के जानवर, रेंगने वाले जंतु, चूहा, गिलहरी, कीड़े, पक्षी तथा मछलियां, इन सब को हम शामिल करते हैं एनिमल्स में। फिर इसमें तीसरा जो एलिमेंट आता है वो है मैन, मनुष्य। मनुष्य को भी हम जीव जंतु का ही एक भाग मानते हैं, लेकिन इसकी गणना एक अलग समूह में की जाती है। इसकी गणना हम एक अलग समूह में क्यों करते हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर प्रकृति को और टेक्नोलॉजिकली उसमें सुधार करके अपने अपने जीने योग्य बनाता है। और उसमें मनुष्य में यह गुण पाया जाता है कि प्रकृति को तकनीकी प्रयोग द्वारा सुधारने का उसमें एक गुण है। इसलिए मनुष्य को हम जानवर वाली कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको हम अलग रखते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनुष्य भी जीव जंतु श्रेणी का एक भाग है, लेकिन इसकी गणना हम उस ग्रुप में नहीं करते हैं, उस समूह में नहीं करते हैं, हम दूसरे समूह में करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य है, मैन है, उसकी जो योग्यता और क्षमता है वो और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे अलग है। तो ये अभी हमने 3 एलिमेंट्स की बात की। किस किस की बात की? बायोटिक एलिमेंट कंपोनेंट में प्लांट्स की बात की, एनिमल की बात की, मैन की बात की। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की। जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी इसमें हम शामिल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको बोलते हैं। तो इसमें वे बहुत छोटे छोटे जीव आ जाते हैं जो आँखों को नज़र तो नहीं आते, परंतु फिर भी वे सजीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी आदि। तो इन सब को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शामिल करते हैं। तो इसमें हमने किसको शामिल किया है? वो बहुत छोटे छोटे जीव, वो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरसेस, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हम अपनी नज़रों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे वातावरण में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन सब को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनको हम कह रहे हैं कि ये भी एक पार्ट है किसका? हमारा बायोटिक कंपोनेंट का। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमने 4 एलिमेंट्स को लिया है। 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हुए? पेड़ पौधे, जिस प्लांट हम जिसको कह रहे हैं, फिर जानवर, जीव जंतु, एनिमल्स, फिर है मनुष्य, मैन, और फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव है, उसको हमने इसमें शामिल किया है। तो ये हमने बात की, हम एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मेन जो कंपोनेंट्स है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, उनकी बात कर रहे हैं। एबायोटिक की बात की, अजैविक घटक। फिर हमने बात की बायोटिक कंपोनेंट, जैवीय घटक। और अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनर्जी। इसमें हम तीसरे की भी बात कर रहे हैं, क्या? जो एक एनर्जी भी है इसका, जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जैविक जीवन के लिए, जो हमने ऊपर बात की थी जैविक जीवन की, जैविक जीवन के लिए हमने कहा था ना, जैविक जीवन में क्या क्या चीजें आई हमारे पास? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उनके बारे में हमने बात की। तो वो जो जैविक जीवन है उसके प्रजनन के लिए, जनरेशन के लिए और उसके भरण पोषण के लिए ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि बिना ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है, भरण पोषण भी संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो जैविक जीवन के प्रजनन के लिए और उसके भरण पोषण के लिए ऊर्जा का बहुत अधिक महत्व है। ऊर्जा के बिना यह काम संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि एनर्जी में सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, भू तापीय ऊर्जा। तो 2 तरह की एनर्जी की बात की हमने। एक तो बात की
इस सोलर एनर्जी की ऊर्जा में हमने सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ये दोनों शामिल होती हैं। परंतु जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो पर्यावरण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इन दोनों एनर्जी में से हमने जो मुख्य स्रोत माना है, वो हमने किसको माना है? सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी जो हमारी सौर ऊर्जा है, वो पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा का काम करती है। यदि धरती पर इसकी आपूर्ति निरंतर और बहुत अबंडेंट में मात्रा में न हो तो यहाँ जीवन कठिन हो जाएगा। तो यह हमें बात क्लियर होनी चाहिए। यदि सोलर एनर्जी ना हो तो धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा? क्योंकि यही हमें प्रजनन के लिए, जनरेशन के लिए और भरण पोषण के लिए ऊर्जा देता है। तो इन दो कामों के लिए, प्रजनन के लिए और भरण पोषण के लिए, हमारे पास दो तरह की एनर्जी होती है। किस किस एनर्जी की बात करी? सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सोलर एनर्जी, जिसको हम सौर ऊर्जा कह रहे हैं। और यदि यह सौर ऊर्जा ना हो तो धरती पर इसकी आपूर्ति निरंतर ना हो, लगातार ना हो और अबेंडेंस में ना हो, भरपूर मात्रा में ना हो, और तो यहाँ जीवन कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन तीन एलिमेंट्स की बात की है जो एनवायरनमेंट के हैं, जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं। तो आज हमने बात की है एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में बात की, अर्थ और मीनिंग के बारे में जाना, और हमने फिर बात की कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं एनवायरनमेंट की, और उसके बाद हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आइए इस चैप्टर के बेस पर हम अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर हम यहाँ पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं जो क्वेश्चन बनता है हमारा, डिफाइन एनवायरनमेंट एंड गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम क्या कह सकते हैं कि डिफाइन एनवायरनमेंट एंड गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें हमने क्या बताना है कि मीनिंग, डेफिनेशन और फिर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एनवायरनमेंट की, उसको हमने बताना है। और जो मेन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, उसके बारे में बात करनी है। मेन कंपोनेंट की अभी हमने जैसे बात की थी, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी, इन तीनों कंपोनेंट के बारे में बताना है। इसी चैप्टर के बेस पे हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी बात कर सकते हैं, जिसमें जो मेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट, इसके बाद डिफाइन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, आफ्टर दैट what are abiotic component। यहाँ आंसर देते हुए हमने ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में ही पूछना है, जो अदर कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के उनके बारे में हमें नहीं बताना है, क्योंकि यह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो कंपोनेंट के बारे में पूछा जाता है, तो उस समय हम तीनों कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से भी आ सकता है। और फिर ऐसे भी आ सकता है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आज किया कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, और इसके डेफिनेशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की।